साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस। रात करीब 2:30 बजे हुआ ट्रेन हादसा। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये देखिए, आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं। वाराणसी से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी ये ट्रेन और उसी दौरान ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। रात करीब 2:30 बजे की घटना है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। गनीमत इसी बात की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, इस ट्रेन हादसे के ऊपर क्या जानकारी मिल पा रही है? कैसे यह हादसा हुआ? अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? देखिए, शुरुआती जानकारी जो हुई है उसके मुताबिक ये जो कानपुर के पास गोविंदपुरी स्टेशन के पास ये ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है, इसमें सभी 20 कोच जो है वो पटरी से उतर गए हैं, लेकिन पलटे नहीं है, ना आपस में उनके बीच में कोई टक्कर हुई है। जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से शुरुआती जानकारी आई है उसमें बताया जा रहा है कि पटरी के पास कोई बोल्डर होने की वजह से घटना हुई। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस बड़े हादसे से बचा लिया। ये प्रिलिमिनरी जानकारी जो ड्राइवर और गार्ड ने बताई, वहां जो जीआरपी के पुलिस वाले पहुंचे थे उनसे जो मिली जानकारी के आधार पर मिला है। लेकिन इस ट्रेन डिरेलमेंट में अभी तक किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सारे पैसेंजर जो है वो सेफ हैं। बसें वहां पहुंच रही हैं और उनसे उनको आगे जहां जाना है उन बसों से उनको आगे ले जाया जाएगा। अभी मौके पर क्या स्थिति है पंकज जी घटनास्थल पर? क्योंकि हम कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब क्या है कि 20 बोगी जो है वो डिरेल हुए हैं। तो जो मुसाफिर हैं, जो वाराणसी से ट्रेन जाती है अहमदाबाद की तरफ, तो ट्रेन डिरेलमेंट होने की वजह से एक तो ट्रेन आगे नहीं जा रही है, कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई, कुछ के रूट बदले गए। अब जो ट्रेन से मुसाफिर आगे जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, उनके लिए यूपी रोडवेज की बसों का इंतजाम किया जा रहा है ताकि आगे उनको बस से या फिर किसी दूसरे ट्रेन से उन्हें आगे जो पहुंचाया जाए उसका इंतजाम किया जा रहा है। इसीलिए ट्रैक पर वो लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है जो टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साबरमती एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। यह हादसा कैसे हुआ, फिलहाल उसकी जांच की जा रही है। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। फिलहाल जितने भी पैसेंजर इस ट्रेन में सवार थे सभी को उनके गंतव्य की तरफ बस के साथ रवाना किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ट्रेन का नंबर आपको दिखा रहे हैं 19168 साबरमती एक्सप्रेस है, जिसके 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। कुर्स्क के एक और इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हुआ। सरकारी इमारतों से रूस का झंडा हटाया गया है। कुर्स्क के वेनेजियानो पर यूक्रेनी सेना का कब्जा होने की भी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सरकारी इमारतों से रूस का झंडा जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि इस इलाके पर, इस दफ्तर पर यूक्रेन अपने कब्जे की बात कर रहा है। कुर्स्क के वेनेजियानो पर यूक्रेनी कब्जा हुआ है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूसी धरती पर सबसे बड़ा रक्तपात हो रहा है और उसकी वजह है यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने रूस के 5 राज्यों में सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। कुर्स्क प्रांत के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने 10 दिन में ही रूसी जमीन पर विजय का इतिहास रच दिया है। 24 फरवरी 2022 से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने देर से ही सही लेकिन एक अमिट इतिहास रच दिया है। यूक्रेन ने अपने शहरों को बचाने के बजाय रूस पर पलटवार वाली रणनीति पर अमल किया और ये बहुत कामयाब रही। कामयाबी कितनी बड़ी है ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े बता रहे हैं। कुर्स्क के 82 गांव और कस्बों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 4 प्रांतों में जंग छेड़ दी है। 24 घंटे में रूस के 2000 सैनिक युद्ध बंदी बना लिए गए हैं। हर रोज यूक्रेनी सेना रूसी जमीन पर 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। कुर्स्क में रूस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करने वाली है। कुर्स्क की जमीन पर उल्टे लेटे ये रूसी सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना से जंग लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
कुर्स्क में यूक्रेनी सेना घात लगाकर हमले कर रही है और इन हमलों में रूसी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन ने 15 अगस्त की रात को दावा किया कि उसकी सेना का कब्जा कुर्स्क के बड़े शहर पर हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सुज्जा शहर पर कब्जा कर लिया है। सुज्जा रूस यूक्रेन सीमा से 12 किलोमीटर दूर है और कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसकी दूरी 84 किलोमीटर है। सुज्जा से रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन हंगरी और स्लोवाकिया तक जाती है। यूक्रेन ने इस पर कब्जा करके गैस सप्लाई बंद कर दी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर 35 किलोमीटर अंदर तक उतर चुकी है। इस कब्जे को दिखाने के लिए यूक्रेन ने रूस की जमीन को विदेशी मीडिया के लिए खोल दिया है। कार सवार ये इटली का मीडिया क्रू है जो रूस के सुज्जा से वॉर रिपोर्टिंग कर रहा है। इटली की पत्रकार स्टेफानिया बातिस्तिनी की रिपोर्ट यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। Questi campi sono quelli da cui Mosca ha attaccato per oltre 2 anni e mezzo il territorio dell'Ucraina. यूक्रेन ने बहुत तेजी से रूसी जमीन पर अपना कब्जा जमाया है और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यूक्रेन ने कुर्स्क के 82 गांवों में सैन्य प्रशासन लागू कर दिया है। इसकी कमान जनरल एडवर्ड मोस्कालियोव को दी गई है। कुर्स्क के युद्ध प्रभावित इलाकों से रूसी नागरिकों को निकाला जा रहा है। रूस को कुर्स्क के साथ साथ 3 और प्रांत खाली करने पड़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी सेना के हमलों की जद में ये प्रांत भी आ चुके हैं। कुर्स्क के 82 गांवों पर कब्जा करने के साथ साथ यूक्रेनी सेना ने ब्रियांस्क के 4 किलोमीटर के इलाके में भी जंग शुरू कर दी है। इसके अलावा बेलगोरोड के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रोस्तोव प्रांत में बनाई गई रूस की सुरक्षा दीवार को ध्वस्त कर दिया गया है। चौथा प्रांत है वोरोनिश, जहां यूक्रेनी सेना रूस की ड्रैगन टीथ सिक्योरिटी लाइन को तोड़ते हुए दाखिल हो चुकी है। सवाल यह है कि यूक्रेन की जीत इतनी आसान क्यों हो गई है, तो इसके कई कारण। पहला ये कि यूक्रेन को नाटो से अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। रूस की जंग में यूक्रेनी सेना के प्रशिक्षित सैनिक उतारे गए हैं, जबकि रूस के नियमित सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं और ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहे हैं। रूस के अत्याधुनिक हथियार भी यूक्रेन की जंग में हैं। नियमित सैनिकों की कमी के चलते रूसी बॉर्डर पर नए रिक्रूट्स की तैनाती की गई है और इन नए रूसी सैनिकों को 10 से 15 दिन का काम चलाओ प्रशिक्षण देकर सीमा पर भेज दिया गया है। रूस के ये नए सैनिक जंग लड़ने में कुशल नहीं है। ऐसे में समझिए कि एक कमांडो के सामने चौकीदार को जंग में उतार दिया गया। बीते 8 दिन से कीव और मॉस्को दोनों ओर जंग के अपडेट और रणनीतियों पर बैठक जारी है। ज़ेलेंस्की ने आदेश जारी कर दिया है कि यूक्रेनी सेना जल्द से जल्द बड़ा इलाका जीत ले। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 15 अगस्त को रूस के 1330 सैनिक जंग में मारे गए हैं। इसके अलावा 59 आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त किए जा चुके हैं। रूस के 12 टैंक एक दिन में ही नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा 35 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। ज़ेलेंस्की का प्लान है कि रूस की फौज के कुर्स्क पहुंचने से पहले ही बड़ा इलाका जीत लिया जाए।
व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है कि हारा हुआ इलाका आजाद कराने के लिए रूसी सेना अपनी नियमित फौज को जंग में उतारने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूस कुर्स्क की जंग में अपनी नियमित फौज को उतार रहा है। यूक्रेनी जमीन से फौज की कुछ टुकड़ियां कुर्स्क भेजने का आदेश दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन कुर्स्क की जंग में दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। यूक्रेन की सेना कुर्स्क के परमाणु प्लांट से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना का लक्ष्य कुर्स्क परमाणु प्लांट पर कब्जा करना है। अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला करती है तो रूस यूएन में इस मुद्दे को उठाएगा। इसके बाद रूस के पास आत्मरक्षा में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका होगा। रूस के सामने कुर्स्क और यूक्रेन में दो मोर्चों पर परंपरागत जंग लड़ने की चुनौती है। ऐसे में रूस भी यही चाहता है कि जंग का फैसला महाविध्वंसक हथियारों से हो, भले ही इसके बाद विश्व युद्ध क्यों न छिड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना की गोलाबारी हुई है और डोनेस्क के शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। शॉपिंग सेंटर पर हमले में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो ये जानकारी मिल रही है, शॉपिंग सेंटर पर हुआ है हमला और उसके बाद देखिए कैसे भीषण आग लग गई है। डोनेस्क के शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लगी है। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। पुतिन अब अंतिम निर्णय लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुर्स्क का प्रतिशोध लेने वाला फैसला दुनिया में न्यूक्लियर प्रलय भी ला सकता है। रूस को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि रूसी जमीन पर कब्जे की जंग में अमेरिका समेत कई और देश सीधे तौर पर शामिल हैं। यूक्रेन को नाटो से भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की गई है। अमेरिका अब F-16 से प्रहार करने के लिए नई मिसाइल देने वाला है। पुतिन समझ चुके हैं कि रूसी जमीन को कब्जे से बचाने के लिए सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और तमाम मददगारों को भी सबक सिखाना जरूरी है। अब बात सिर्फ कुर्स्क की नहीं, अब बात रूस यूक्रेन तक भी सीमित नहीं है। नए दौर में हाइमर्स को इस्कंदर भस्म कर रहा है। अमेरिकी हथियारों पर किंजल बरस रहा है। ये रूस की ताकत की नुमाइश नहीं बल्कि ये संकेत है पुतिन के गुस्से का, उस क्रोध की ज्वाला का जिसमें यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो के कई देश भस्म हो सकते हैं। क्योंकि रूस को यकीन हो चुका है कि कुर्स्क का अभियान सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि अमेरिका और उसके कई मददगारों का है। सबूत रूस से जारी कर दिए गए हैं। कुर्स्क में अमेरिकी बम से हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जमीन पर ब्रिटिश चैलेंजर टैंक दौड़ रहे हैं। कनाडा के बख्तरबंद वाहन में यूक्रेनी सैनिक सवार हैं और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। रूस के पास सबूतों की कमी नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिकी हथियारों को भस्म करने के लिए रूस उन ताकतवर हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है जो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। कुर्स्क के बिल्कुल करीब सूमी से अमेरिकी हाइमर्स सिस्टम से हमले हो रहे थे। रूस ने पहले ड्रोन से हाइमर्स का पीछा किया। हाइमर्स से लैस ट्रक जैसे ही एक जगह पर रुका, रूस से इस्कंदर मिसाइल दागी गई।
और हाइमार्स सिस्टम भस्म हो गया। यूक्रेन की सीमा से यह हाइमार्स सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर सूमी में मौजूद था। यहीं से हाइमार्स से कुर्स्क पर लगातार हमले हो रहे थे। लेकिन ये शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है इसके संकेत अमेरिका और रूस दोनों से मिले। रूसी सुरक्षा परिषद का आरोप है कि कुर्स्क का अभियान अमेरिका के सहयोग से चल रहा है और इसका अंजाम भयानक रहने वाला है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के अभियान में अमेरिका का शामिल न होने वाला दावा बिल्कुल झूठ है। रूस क्या निर्णय लेने वाला है इसका खुलासा जल्द होगा, लेकिन यह तय है कि पुतिन नेटो या बाल्टिक देशों पर हमले का फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह है ये लड़ाकू विमान, इससे जुड़ा एक फैसला। बाइडेन यूक्रेन को ऐसी क्रूज मिसाइल देने वाले हैं जिससे कुर्स्क ही नहीं बल्कि रूस के कई और शहर भस्म हो सकते हैं। बाइडेन F-16 को लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइल से लैस करने का मन बना चुके हैं जिससे यूक्रेन की वायुसेना बेहद ताकतवर हो जाएगी। यूक्रेन की सीमा से 300 किलोमीटर के दायरे में बसे शहरों पर यूक्रेन बेहद घातक हमले कर सकेगा। अमेरिका का अगला कदम संपूर्ण कुर्स्क के भस्म होने की वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका F-16 के लिए यूक्रेन को जैसिम्स मिसाइल देने जा रहा है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल 1100 किलो वजनी है और इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है। यूक्रेन की सीमा में उड़ान भरते हुए F-16 से मिसाइल प्रहार हुआ तो ये रूस में 361 किलोमीटर तक के इलाके में तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल से रूस के कई शहर भस्म हो सकते हैं। हमले के लिए F-16 को बॉर्डर भी क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिली तो ये सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी। इससे रूस के कुर्स्क बेलगोरोड को बेहद खतरा हो जाएगा और इसके अलावा हवाई हमले के लिए अमेरिका यूक्रेन को JDAM किट वाले बॉम्ब दे रहा है जिसका रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये GPS के इस्तेमाल से सटीक प्रहार करता है। फिलहाल JDAM किट के साथ यूक्रेन मार्क 84 बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इस बम का वजन 1000 किलो है। कुर्स्क के त्योकटिक्नु में रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन ने JDAM बमों से हमला किया। रूस ने इस वीडियो को जारी करके दुनिया को दिखाया है कि किस तरह अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना का संहार हो रहा है। अब रूस को F-16 देने की असली वजह भी पुतिन को समझ आ रही है। F-16 का यूक्रेन की जमीन पर पहुंचना, F-16 आते ही रूस का कुर्स्क में हमला बोलना, F-16 के लिए अमेरिका से नई मिसाइल का ऐलान होना, पुतिन इसे महज संयोग नहीं मानते। यही वजह है कि रूसी सेना कुर्स्क में जंग लड़ रही है, लेकिन रूस की सरकार एक बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है। पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में यूरोप के खिलाफ अभियान पर फैसला हो सकता है। नेटो से बदले का एक्शन प्लान फाइनल हो सकता है। किंजल मिसाइल के इस्तेमाल से यह जाहिर हो चुका है कि अब रूस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है और इसीलिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका मजबूत होती जा रही है। हमला रूस की धरती पर हुआ है, इसलिए पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो देश सीधे तौर पर शामिल हैं, पहले उन पर हमला होगा या फिर पुतिन किसी सहयोगी देश को निशाना बनाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इस जंग में सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। अब रूस के टारगेट पर कनाडा भी है।
कुर्स्क की जमीन पर खड़ा ये वाहन अब ब्लैक सी फ्लीट के जवान के कब्जे में है। इस वीडियो को जारी करने का मकसद है कि दुनिया को ये दिखाना कि कैसे कनाडा के वाहनों का इस्तेमाल यूक्रेनी फौज कुर्स्क में कर रही है। इस वाहन का नाम रोशेल सीनेटर है। रोशेल कनाडा की कंपनी का नाम है। वाहन से 10 सैनिक सफर कर सकते हैं। छोटे हथियारों के हमले का इस पर असर नहीं होता। ब्रिटेन के खिलाफ भी रूस आग बबूला है, क्योंकि कुर्स्क में ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पहली बार है जब ब्रिटिश टैंकों का इस्तेमाल रूस की धरती पर किया जा रहा है। नेटो के खिलाफ रूस की सेना ने युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूस के एक परमाणु बॉम्बर के कॉकपिट से यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। यहां रूसी बॉम्बर के बेहद करीब नेटो एयर पुलिसिंग इंटरसेप्टर नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कैमरा रूसी Tu-22 M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की कॉकपिट में था और इसके बेहद करीब जर्मनी के एयरफोर्स का यूरो फाइटर टाइफून उड़ान भर रहा था। अंदेशा है कि रूस बाल्टिक देशों से भी नेटो के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और वहीं अरब से बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि ईरान इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। यह हमला कब, कहां होगा, किस शहर को ईरान सबसे पहले टारगेट करेगा, इसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट सामने आने के बाद इजराइल से वॉशिंगटन तक टेंशन बहुत हाई है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा तैयारियां बढ़ा दी है। सवाल है कि क्या 79 साल दुनिया में फिर परमाणु विस्फोट होने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। वॉशिंगटन में एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। इजराइल में नेतन्याहू आईडीएफ के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस इमरजेंसी और तनाव के पीछे अब तक के सबसे बड़े विध्वंस की आशंका है। ऐसा विध्वंस जिसमें इजराइल जलकर खाक हो सकता है। इन आशंका के पीछे अमेरिकी सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के दावों में अरब विध्वंस की वार्निंग छिपी है। रिपोर्ट में दावा है कि ईरान इजराइल पर हमले की रणनीति तैयार कर रहा है। वो किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान का हमला बिना किसी चेतावनी के होगा। ईरान की रूस और चीन के साथ सीक्रेट मीटिंग चल रही है। वो हमले से पहले जिनपिंग और पुतिन को भरोसे में लेना चाहता है, ताकि अमेरिका के वॉर ग्राउंड में आने पर चीन, रूस उसके साथ खड़े हों। ईरानी तैयारियों का इनपुट मिलने के बाद अमेरिका ने खतरे का अलार्म दे दिया है, जिसके बाद इजराइल भी चौकन्ना है। वो ईरानी तैयारियों को ध्वस्त करने और भीषण पलटवार के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। किसी भी बड़े हमले के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। युद्धक तैयारियों को लेकर आईडीएफ ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने अपने एक बयान में कहा, इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। हिजबुल्ला और ईरान के बड़े हमले की आशंका है। हमने अपनी सुरक्षा में और सुधार किया है। लेबनान बॉर्डर की तरफ हर हरकत पर नजर है। दूसरे दुश्मनों की खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। साफ है, आईडीएफ किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि इजरायली नागरिकों के लिए अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है और शहर में बने बंकरों की जांच हो रही है। दरअसल इनपुट यह भी है कि ईरान इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों से हमले के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। दावा है कि ईरान के पास 8 से 9 परमाणु बम हैं। ये सभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर लोड है। ईरान बदले के लिए तेल अवीव पर परमाणु बम दाग सकता है। हालांकि इजराइल साफ कर चुका है कि वो ईरान के किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो परमाणु बम ही क्यों ना हो।
इजराइल ने ऐलान कर दिया है, अगर ईरान की तरफ से परमाणु हमले की तैयारियों की जरा भी भनक लगी तो तेहरान से पहले हमला तेल अवीव करेगा, जो समूचे ईरान को राख कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया पर हमले के बाद कर्श ब्रिज पर लंबा जाम लग गया है। 2000 से ज्यादा वाहन कर्श ब्रिज पर फंसे हुए हैं। रात में हमले के बाद कर्श ब्रिज पर ट्रैफिक को रोका गया। कई घंटे बाद कर्श ब्रिज को दोबारा खोला गया है। जिस वक्त रूस अपने कुर्स्क प्रांत को बचाने में जुटा है, उस वक्त यूक्रेनी फोर्स रूस के कई राज्यों को दहला रही है। 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के अंदर दूसरी बार विध्वंसक हमला कर दिया। इस बार हमला क्रीमिया, मॉस्को और कजान में हुआ। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के सैन्य और नेवल बेस को टारगेट किया। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 5वें बेस पर बड़ा हमला बोल दिया। तो सवाल यही है कि क्या अब पुतिन के पास यूक्रेन को रोकने के लिए परमाणु हमले के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? 16 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जब रूसी सेना को युद्ध के मैदान में बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह रूस का एटमी बॉम्बर जल गया। रूस के Tu-22 एटमी बॉम्बर ने साइबेरिया के बेस से उड़ान भरी और साइबेरिया के ही इरकुत्स्क इलाके में रूसी बम वर्षक क्रैश कर गया। यानी रूस का बॉम्बर रूस में ही भस्म हो गया। आसमान में उड़ान के दौरान ही बॉम्बर में आग लग गई। इसके बाद जलता हुआ बॉम्बर जमीन पर आ गिरा। जोरदार ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ पूरा विमान आग के लपटों में घिर गया। रूस का यह बॉम्बर 14 एटमी मिसाइलें ले जाकर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम था। एक Tu-22 बॉम्बर की कीमत 335 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक झटके में रूस का 335 करोड़ रुपए का विमान जल गया। बॉम्बर में रूस के 4 पायलट मौजूद थे। आग लगने के साथ ही चारों पायलट विमान से इजेक्ट कर गए। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक पायलट की मौत हो गई। रूस का बॉम्बर क्यों और कैसे जला, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन और नेटो का हाथ है। रूस को सिर्फ बॉम्बर का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्रीमिया और कर्च में यूक्रेन ने जिस तरह से विस्फोट किया, उससे पुतिन की सेना दहल गई। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात रूस के पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में फेरी क्रॉसिंग पर भी हमला किया। क्रॉसिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोदर क्राई में यूक्रेन ने रूसी नौसेना की बोट को समुद्र में डुबा दिया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में भी बड़ा विस्फोट किया। यहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन तबाह हो गए। यूक्रेनी फोर्स के विध्वंसक हमलों की वजह से क्रीमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। क्रीमिया में यूक्रेन ने जो हमला किया है, उसमें रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फोर्स ने रात के अंधेरे में रूस के एक एयरबेस, एक नेवल बेस और 2 हथियार डिपो पर धमाके किए। यूक्रेनी हमले में रूस के 2 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम, 3 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और 2 रडार स्टेशन तबाह होने की रिपोर्ट है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के एक शिप हैंगर और 7 फेरी बोट पर भी हमला किया। यूक्रेन के हमले में सिर्फ क्रीमिया में ही रूस के 13 सैनिक मारे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, बावजूद इसके उसे सफलता नहीं मिल रही। यूक्रेन ने सिर्फ क्रीमिया में ही ब्लास्ट नहीं किए, बल्कि रूस के कई और शहरों में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की।
रूस के अंदर यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि रूस ने कई फ्रंट से सैनिकों की टुकड़ी को कुर्स्क और बेलगोरोद भेज दिया है, ताकि इन दोनों राज्यों में तेजी से बढ़ रही यूक्रेनी फोर्स को रोका जा सके। इसका फायदा उठाकर यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया समेत रूस के दूसरे शहरों में हमले कर रही है। जिससे रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन को विफल करने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन में कई फ्रंट खोल दिए हैं। रूसी फौज ने डोनेस्क में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को खत्म कर दिया। रूस ने भीषण हमला करते हुए डोनेस्क के पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया। हेरसोन में रूस ने यूक्रेन के 2 सैन्य वाहनों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में Su-34 लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों की बरसात की। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुर्स्क में यूक्रेन को रोकने के लिए, कीव जीतने के लिए रूसी सेना की यह आखिरी कोशिश है। अगर यह कोशिश कामयाब नहीं हुई तो पुतिन और उनकी सेना आखिरी विकल्प यानी परमाणु हमले का रास्ता अख्तियार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन के ड्रोन के बीच आसमान में भिड़ंत हुई है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी ओरलान 30 को गिरा दिया है मार के, और एयर डिफेंस की कमी की वजह से ड्रोन का इस्तेमाल करने की खबर है। अरब में एक नई जंग शुरू हो सकती है क्योंकि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को बचाने के लिए पश्चिमी देशों से टकराने को तैयार हैं। जंग लंबी खिंचेगी, लेकिन तालिबान दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर अफगानिस्तान जैसी लड़ाई लड़ सकता है। अब पेंटागन में खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि तालिबान के खौफ से अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। कहीं अरब में भी हालात ऐसे न बन जाए, इसलिए अमेरिका और इजरायल ने मिलकर नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ईरान की धमकी से इजरायल में कोहराम मचा है। पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है, ईरान एटमी हमला कर सकता है। इस संकट को तालिबान के ऐलान ने और बढ़ा दिया है। अब तालिबान ने कहा है कि वो अरब में विध्वंस मचाने को तैयार है। वो तमाम देश तालिबान के टारगेट पर हैं जो इजरायल के साथ हैं। तालिबान ने यह खौफनाक ऐलान उस वक्त किया जब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बगराम एयरबेस पर जश्न मनाया जा रहा था। तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा, जैसे हमने 21 साल अमेरिका से युद्ध किया, वैसे ही अरब में अपने दोस्तों के लिए लड़ेंगे। तो क्या अब तालिबान इजरायल ईरान युद्ध में एंट्री करने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। खासतौर से इजरायल के लिए बड़ा अलार्म बज चुका है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फोर्स को भागना पड़ा था, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। हथियार, एयरबेस और दूसरे सैन्य ठिकाने छोड़कर तय समय सीमा से पहले ही अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए थे। तो क्या अब ईरानी प्रॉक्सी के डर से अमेरिका को अरब से भी जाना पड़ेगा? क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाई हुई है। अगले महीने इराक के विदेश मंत्री वॉशिंगटन दौरे पर जाने वाले और उस वक्त बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। जिस तरह तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिका की डील हुई थी, ठीक उसी तरह के हालात इराक में बन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये ईरानी प्रॉक्सी के सामने अमेरिका की बड़ी हार होगी। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तालिबान ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की कमान अरब में संभाल ली तो हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। अब अमेरिका और इजरायल को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है।
गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हरकत अल नुजबा और सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह से टकराव हो रहा है, जबकि यमन से हूती के हमले जारी हैं। दरअसल फिलिस्तीन को लेकर ईरानी प्रॉक्सी गुस्से में है। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो इजराइल पर इसी तरीके के हमले जारी रहेंगे। इस्माइल हानिया और फवाद शुक्र की मौत के बाद ईरान सीधे हमले की धमकी दे चुका है और वो कभी भी तबाही मचा सकता है। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा अब बड़ा खतरा ईरान और तालिबान के गठबंधन से है, क्योंकि पहले से ही रूस और चीन के साथ आने से पेंटागन में खलबली मची हुई है, जबकि अब तालिबान की एंट्री से भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। तालिबानी लड़ाके ईरान बॉर्डर पार करेंगे, वहां से वो इराक घुसेंगे, वहां भी दूसरे ईरानी प्रॉक्सी की मदद करेंगे। इससे आगे सीरिया और लेबनान पहुंचकर इजरायली पोस्ट पर हमले कर सकते हैं। सीरिया से गोलन हाइट्स पर, जबकि लेबनान से उत्तरी इजराइल को दहला सकते हैं। हिजबुल्लाह ने हमले के लिए कितनी बड़ी तैयारी की है, इसके लिए एक वीडियो जारी किया है। ये वही वीडियो है जो बताता है कि हिजबुल्लाह ने कितना बड़ा सुरंग नेटवर्क बना लिया है, ठीक हमास की तरह, लेकिन उससे कहीं बड़ी और चौड़ी सुरंगें हिजबुल्लाह ने बनाई हैं, जिसमें बाइक पर सवार होकर लड़ाके हमले के लिए निकलते हैं और सुरंग में ही बड़े बड़े ट्रक पर लॉन्चर लगा दिए हैं, जो सुरंग के अंदर से उत्तरी इजराइल में तबाही के रॉकेट दाग रहे हैं। इसी तरह की ड्रोन स्ट्राइक किरियत शिमोना पर की गई, जहां हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जवाबी हमले में इजरायली फाइटर जेट ने बम बरसाए, दक्षिणी इजराइल के किला इलाके में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कई और जगहों पर भी हमले किए गए। ये हमला शामिर इलाके में हुए हमले का बदला था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने रात के अंधेरे में कई रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने तुरंत पलटवार किया और आयता अल शाब में एक पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह की तरह ही हमास के भी हौसले हाई हैं। उत्तरी गाजा में तमर गैस फील्ड पर हमास लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। तमर गैस फील्ड पर इजराइल का कब्जा है। इस हमले में गैस फील्ड में आग लग गई, कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। हमास और हिजबुल्लाह रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं, इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये ईरान की प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें वो ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर कर देना चाहता है। और फिर आखिरी प्रहार करके इजराइल का खात्मा कर देगा। जबकि इजराइल अब सुरंग नेटवर्क का सफाया कर देना चाहता है, इसलिए हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से हमले कर रहा है।